अस्सलामु अलैकुम अहबाब, तवक्को है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं शहजाद इकबाल आपसे आपके यूट्यूब चैनल चेजिंग सक्सेस के तवज्जुह से मुखातिब हूँ। आज हमने अपनी शाम को रंगीन बनाया है बहावलपुर के एक शायर एहतशाम हसन साहब के साथ। एहतशाम हसन साहब वैसे उनका उर्दू अदब से या दर्स व तदरीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बड़े कमाल के और ओरिजिनल शायर हैं। मैं एहतशाम हसन साहब की तरफ बढ़ने से पहले उनके दो शेर पढ़ूँगा। देख हम दश्त नशीनों को समंदर न दिखा, हमको वुसअत पे भी वहशत का गुमा होता है, क्योंकि हम लोग उदासी के दबिस्तान से हैं, मुस्कराएं भी तो बगावत का गुमा होता है। तो चलते हैं एहतशाम हसन साहब की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जनाब, आपकी शुक्रिया। सर पहल तो बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो सर स्टार्ट करते हैं कि बहावलपुर अगर हम देखें तो अदबी हवाले से एक अहम अदबी मरकज़ है। इसमें बहुत से नामवर और मारूफ शोरा भी मौजूद हैं, लेकिन आपने अपने शेरी मजमूए बड़ा एक प्यारा सा और अनोखा नाम है मैं भी हूँ का नारा बुलंद किया है। तो इस हवाले से आपके जहन में क्या था? सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया यहाँ बात करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई भाई कोई दोस्त बहुत मोहब्बत से बुलाए तो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त है। क्योंकि इस हुजूम के दौर में, इस रश के दौर में, इस हमा-हमी के दौर में, आपाधापी के दौर में अब वो वक्त चल गया है कि हर इंसान अपने ख़ुद को नुमायाँ करने के चक्कर में लगा हुआ है। बिल्कुल। तो ऐसे दौर में अगर कोई किसी को इस काबिल समझता है कि उसको मंजरनामे पे लेके आए और उसकी तख्लीक़ात को, उसकी निगारिशात को लोगों के सामने पेश करे, तो मैं समझता हूँ कि वो आज के दौर में एक बहुत कीमती इंसान है। तो मैं बिल्कुल उसी हवाले से आपको एक कीमती शख्सियत समझता हूँ और उर्दू अदब में उतना ही फ़ाल और उतना ही अहम समझता हूँ जितना कि कोई तख्लीक़कार है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आपका चैनल, कोई भी चैनल, कोई भी अदबी मुजल्ला, कोई भी प्रिंटिंग मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो ये काम कर रहा है, मेरे नज़दीक वो मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है। तो इस हवाले से बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और मुझसे जो आपने ये सवाल किया कि मंजरनामे को देखते हुए फिर ये मेरा मजमूआ कलाम मैं बुनियादी तौर पे कोई प्लान्ड या कोई तयशुदा अंदाज में शायर नहीं बना। मेरा जो बेलान था, मेरी जो तबीयत थी, वो कुछ घर के माहौल की वजह से, क्योंकि वो खालिसतन उर्दू माहौल था, उर्दू अदब के हवाले से मेरे वालिद जो थे वो अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखते थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ रहा। तो इस हवाले से वो एक माहौल मुझे मिला जिसमें मुझे फिर उन लोगों के नाम जो कि बहुत अहम शोरा हैं और अपने वक्त में उन्होंने शायरी के इस कहना चाहिए कि सुखन में, कारज़ार सुखन में अपना लोहा मनवाया, उन लोगों के नाम, उन लोगों के तज़किरे, तो वो मेरे लिए एक मामूल की बात थे। तो इस हवाले से मुझे ये बहुत अच्छा एक वो कह लें कि एक प्लेटफॉर्म मिला, एक ऐसा वो कह लेंगे माहौल मिला जिसने मेरे अंदर शायरी की एक ख्वाहिश को और उसकी जो कहना चाहिए ख़ूबसूरती को उजागर किया। मैं फिर इसको लेके बहुत अर्ली स्टेज से चला, यानी मैं अपने कॉलेज के दौर में काविश किया करता था। बेशक कि वो बहुत सी तुकबंदियाँ थीं जो कि मैं बग़ैर किसी समझे बूझे लेकिन उस दौर में कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक के दौर में मैं बहुत से नामवर शोरा का मुताला कर चुका था। तो शेर की जो क्राफ्ट है, उसकी जो दरोबस्त है, उसकी जो बहरों की लहरें हैं, ये सब चीज़ें मुझे वहाँ से काफ़ी हद तक हासिल हुई, समझ में आई। तो मैंने फिर ये तकरीबन कोई 88 या 88 मतलब 88-89 का अरसा होगा कि जिसमें मैंने काविश शुरू की। उसमें मैंने कुछ नज़में, कुछ गज़लें जो
जो कि उस वक्त के हिसाब से शायद किसी मियार पर ना आती हों, लेकिन काविशात मैंने शुरू कर दी। तो वो मेरी मश्क का सिलसिला जारी सारी हो गया। मैं लाइल्म था यहाँ के अदबी मंजरनामे से, कुछ गमे रोज़गार, कुछ और परेशानियाँ और मसाइल ज़िंदगी के, तो इस हवाले से अदब से दूरी ज़्यादा ही रही, नज़दीक नहीं। कोई अच्छी किताब मिली ज़रूर पढ़ी। उस दौरान सागर सिद्दीकी, फैज़ अहमद फैज़, जोशम अली आबादी और मुस्तफ़ा ज़ैदी, और इनको पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हुआ और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो मैंने मुताले को नहीं छोड़ा, मुताला मेरा जारी रहा। कहीं अच्छी किताब मिली, मैंने उसको लेके कोशिश की कि इसको पढूं, मगर अगर पूरा नहीं पढ़ सकता कम से कम इतना ज़रूर पढ़ लूं कि इससे मुझे शायरी की समझ बूझ हो जाए। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला चल निकला। फिर दरमियान में से ऐसा हुआ कि कुछ तकरीबन कोई 2006-07 में मैंने इसको बाकायदा तौर पे शायरी का आगाज़ किया। लिखता था और बहुत कुछ लिख के मिटा दिया करता था, बहुत कुछ लिख के काट दिया करता था, कुछ जो अच्छा लगता था वो रह जाता था। फिर इसी दौरान मेरा कुछ दोस्तों ने कहा कि यहाँ कुछ अहबाब हैं जो इकट्ठे होते हैं शायरी के हवाले से, तो मैंने कहा कि जी ठीक है। तो मैं भी फिर वो हमारे यहाँ एक फ़ोरम था चोलिस्तान के नाम से, तो मेरा वहाँ जाना हुआ। वहाँ एक ज़ीशान अत्तर साहब थे, उनसे मुलाकात हुई। मुनव्वर जमील कुरैशी साहब, वो वहाँ के फ़ाल रुकन थे। डॉक्टर इफ्तिखार साहब, ये लोग, असलम जावेद साहब, तो अब उसके अलावा असलम अदीब साहब, इनका भी उसमें आना जाना सिलसिला रहता था। तो इन लोगों की सोबत में बैठा, उनको देखा तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। बाकायदा तौर पे मैंने किसी की शागिर्दी नहीं की, हाँ सबसे कुछ ना कुछ। तो मैं अगर ये कह दूं कि सब ये ज़माना मेरा उस्ताद है, तो इसमें कोई न शर्म वाली बात है, न शक वाली बात है। मेरा माहौल उस्ताद है, ये ज़माना मेरा उस्ताद है, ये वक्त मेरा उस्ताद है। तो सबसे बहुत कुछ सीखा। उनमें अगर मैं नाम लेने बैठूं तो फिर वो बात काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये सिलसिला चलता रहा। और फिर उसके बाद मैं ये कहता जब मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरी शायरी में कुछ ऐसा ज़रूर कुछ है कि अगर वो सुनी जाए या पढ़ी जाए तो ज़रूर वो कारी को उससे कुछ ना कुछ हासिल करने का, कुछ समझने का, या उर्दू अदब के हवाले से एक छोटा सा मेरा एक नजराना, मेरी एक कोशिश ज़रूर होगी। तो तब मैंने ये मैं भी हूँ मजमूए का मेरा ख़्याल आया, क्योंकि मेरी एक नुमाइंदा गज़ल जो कि मैं आपको सुनाऊंगा भी, पेश भी करूँगा, क्योंकि उसके हवाले से उसमें जो मेरा रदीफ़ था वो मैं भी हूँ। तो फिर वो मैं भी हूँ जो था वो कंसेप्ट में लेके आया, वो एक ख़्याल था और उसको मैं लेके आया। और वो मैं भी हूँ एक स्लोगन था, एक नारा था, हर आदमी की सोच थी। हर शख्स मैं भी हूँ के दायरे में है और हर शख्स चाहता है कि मुझे तस्लीम किया जाए, मुझे सुना जाए, मुझे माना जाए, मुझे पढ़ा जाए। तो जो भी ज़ीरूह मौजूद है, जो भी ज़िंदा अजसाम है, वो ज़रूर मैं भी हूँ जो है वो पुकार उठते हैं, कहते हैं। तो उनका ज़रूर ये अंदर से एक ख्वाहिश होती है कि उनको भी अहमियत दी जाए। तो ये सिलसिला चला और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ के हवाले से मुझे पहचाना भी जाता है, और महाफिल में भी और अदबी जो फ़ोरम्स हैं उसके ऊपर भी, और अल्हम्दुलिल्लाह के इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ जहाँ उर्दू पढ़ी और बोली जाती है तो मुझे वहाँ से पज़ीराई मिलती है। बड़ी मेहरबानी। खूबसूरत सोच, खूबसूरत गुफ्तगू। बिल्कुल सर, मैं समझता हूँ कि एहतशाम हसन साहब और मैं भी हूँ एक दूसरे के लिए लाज़िम और मलज़ूम हैं। शुक्रिया। सर, आम तौर पर देखा जाता है या आपकी शायरी पढ़ते हुए हमें ये महसूस होता है हर कारी को कि आपने अपनी शायरी में असरी जो मसाइल हैं उनको समोया है, उनके हवाले से बहुत कुछ लिखा है। तो आप क्या समझते हैं कि जो एक शायर के लिए असरी शऊर कितना अहमियत रखता है? ये बहुत उम्दा सवाल है। शायरी को हमने शायरी में जो जिसका मैलान है वो इस हिसाब से, जिसकी जो तबीयत है वो उस हिसाब से काम करता है। तो मैंने शायरी में आप देख लें रोमानवी अशार या समाजी मामलात, ठीक है, या आप कह लें कि इसको साख्तियात, ठीक है, मुख्तलिफ़ जो मौज़ूआत हैं उनका चुनाव किया जाता है।
तो अगर हम असरे हाजिर के हवाले से आपने कहा कि मसाइल के, तो एक सिलसिला ऐसा चला हुआ है शायरी में, मैं मुखालफत नहीं करता किसी की भी, हर आदमी अपनी जगह शायरी में अपना काम कर रहा है। अगर ये गुलदस्ता ना बने, हर शख्स कोई रुमानवियत पे शेर ना कहे, कोई आफाकियत पे शेर ना कहे, कोई सूफीज़म पे शेर ना कहे, तो हमारे पास आगे ये आने वाली नस्लों को दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा कि हमारे पास कितने वर्सटाइल शोरा थे। तो असरे हाजिर के हवाले से मैं मौज़ूआत का इंतखाब इसलिए करता हूँ कि मेरे जो कारी हैं, मेरी कोशिश होती है कि शेर वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक अभी नहीं पहुँचा, या लोग इससे नाआशना या बदज़न हो चुके, और वो शायरी के नज़दीक जाते हुए सिर्फ़ इसलिए कतराते हैं कि शायद शायरी बिखरे, हाँ, शायद किसी गुलो बुलबुल का किस्सा है या किसी बिखरे हुए इंसान के वो अल्फाज हैं जिनको वो मतलब वो एक उसमें लाके, अफजान में लाके और अवाम की खिदमत में वो पेश कर देता है, और उस पर दाद व तहसीन का वो ख्वास्तगार होता है। ऐसा मैंने कोशिश की कि ऐसा ना हो। ऐसा हो कि जब शायर मेरी शायरी को पढ़ा जाए तो पढ़ने वाले को वो अपने से करीब तर महसूस हो, उसको ऐसा महसूस हो कि मैंने बसर किया हुआ है, या वो किसी, जी बिल्कुल, या मैं इसको बसर किसी मौके पे करूँगा, या ये बात तो मैंने कहनी थी। तो मेरी कोशिश होती है ऐसे मौज़ूआत को लेके आया जाए शायरी के अंदर, ताकि शायरी ज़रा अपनी नहज से थोड़ा हट के और सहल मुमतना में एक आसान तरीक़े सुखन में वो लोगों तक पहुँचे, ताकि वो इसे बेहतर अंदाज में समझ के और उसके बाद शायरी से नज़दीक हों। क्योंकि देखिए जी, जहाँ हम शायरी से, तहरीर से और अहले इल्म व दानिश से दूर होते हैं, वहाँ हम लोग बिखर जाते हैं, हमारी शख्सियतों के अंदर बहुत बड़ी दरार आ जाती है, हम ज़िंदगी तो जीते हैं लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं बन पाते। ये वो महासिन थे शायरी के, मैंने जो मौज़ूआत देख लिए उनके जो महासिन के हवाले से, जिनको मैंने अपने सामने रखते हुए हमेशा कोशिश होती है कि ऐसे मौज़ूआत को लेके आऊँ। मेरे इर्द गिर्द माहौल में मुझे शेर मिलते हैं, मुझे अशार मिलते हैं, मैं उनको देखता हूँ और अपने पैराए में, अपने अंदाज में उनको बयान करने की कोशिश करता हूँ। आप दोस्त पसंद करते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी। अगर शेर पसंद नहीं किया जा रहा होता तो शायर के लिए ये भी एक बहुत खुशकिस्मती की बात है कि वो उसको मज़ीद बेहतरी करने का मौका मिलता है अपनी शायर। ज़रूरी नहीं है आपकी हर गज़ल, आपका हर शेर, आपकी हर मसनवी, आप जहाँ मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ़ नाम की वजह से दाद है, मैं उसको ना दाद समझता हूँ और ना मैं उसे कोई काबिश समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि ज़रूर ऐसा काम ज़रूर होना चाहिए जो कि सुनने वाले को, कारी को, जो आपका बहुत बड़ा नक़ाद भी है, उसके दिल को छू ले और उसको लाजमी किसी न किसी नई जहत से, नए ज़माने से, नए आसमानों से रुशनास कराए। अच्छा सर, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, तो पहले तो मैं आपसे वो गज़ल सुनना चाहूँगा जो आपकी टाइटल गज़ल है, जिसकी रदीफ़ मैं भी हूँ है, जिसके यानी रदीफ़ से ही आपने शेरी मजमूए का नाम लिया है। जी वो ज़रूर बहुत शुक्रिया। ये मैं भी हूँ कि बिल्कुल आपने कहा कि इसमें रदीफ़ है, मैं भी हूँ मेरा, तो उसमें वो नुमाइंदा गज़ल जिसको कह दें, उसी को सुना भी जाता है और पसंद भी किया जाता है। तो आपकी इजाज़त से कि कहीं चिराग बुझाना पड़ा कि मैं भी हूँ, कहीं चिराग बुझाना पड़ा कि मैं भी हूँ, कहीं पे खुद को जलाना पड़ा कि मैं भी हूँ, कहीं चिराग बुझाना पड़ा कि मैं भी हूँ, कहीं पे खुद को जलाना पड़ा कि मैं भी हूँ, और मेरे गले में जो डाला मेरे हरीफ़ों ने, मेरे गले में जो डाला मेरे हरीफ़ों ने, मुझे वो ढोल बजाना पड़ा कि मैं भी हूँ, मुझे वो ढोल बजाना पड़ा कि मैं भी हूँ, और वहाँ भी खुद को दिखाया जहाँ मैं था ही नहीं, वहाँ भी खुद को दिखाया जहाँ मैं था ही नहीं, कहीं ये सच भी छुपाना पड़ा कि मैं भी हूँ, कहीं ये सच भी छुपाना पड़ा कि मैं भी हूँ, और वो बार बार मुझे भूलता था और मुझे, वो बार बार मुझे भूलता था और मुझे ये बार बार बताना पड़ा कि मैं भी हूँ,
ये बार बार बताना पड़ा कि मैं भी हूँ। और शेर देखिए कि सुना था आएंगे महफिल में दिल दरीदा लोग, सुना था आएंगे महफिल में दिल दरीदा लोग, सुना था आएंगे महफिल में दिल दरीदा लोग, मुझे भी ज़ख्म दिखाना पड़ा कि मैं भी हूँ। बहुत बहुत नवाज़िश। मुझे भी ज़ख्म दिखाना पड़ा कि मैं भी हूँ। और शेर देखिएगा कि तेरी अता वो तजस्सुस है जिसके बढ़ने पर, तेरी अता वो तजस्सुस है जिसके बढ़ने पर, तुझे भी तूर पे आना पड़ा कि मैं भी हूँ। तेरी अता वो तजस्सुस है जिसके बढ़ने पर, बहुत नवाजिश, तुझे भी तूर पे आना पड़ा कि मैं भी हूँ। और हुआ नहीं तो भी साबित करूँगा होने को, हुआ नहीं तो भी साबित करूँगा होने को, अगर यकीन दिलाना पड़ा कि मैं भी हूँ, अगर यकीन दिलाना पड़ा कि मैं भी हूँ। और इसका मक़ता देखिएगा हुज़ूर कि हसन है इतना ज़रूरी वजूद का इज़हार, हसन है इतना ज़रूरी वजूद का इज़हार, हवा को पेड़ हिलाना पड़ा कि मैं भी हूँ, हवा को पेड़ हिलाना पड़ा कि मैं भी हूँ। बहुत शुक्रिया, कमाल साहब, बहुत नवाज़िश। और अपने वजूद का बड़ा कमाल इजहार किया है, बहुत नवाज़िश आपने पसंद फरमाया। अच्छा सर, मैंने आपका कलाम पढ़ते हुए देखा है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, कि आपने उर्दू ज़ुबान के साथ साथ पंजाबी को भी अपने तख्लीकी इजहार का ज़रिया बनाया है। बिल्कुल। तो कितना एक गज़लें या कलाम आपका पंजाबी ज़ुबान में? जी जी बिल्कुल, मुझे मेरा बड़ा पैशन है कि मैं जो हमारी इलाकाई ज़बानें हैं उनमें ज़रूर लिखूं, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी हमारी ही माँ बोली हैं और हम बोलते हैं। मुझे बहुत पसंद है, सराइकी बहुत खूबसूरत ज़बान है, लेकिन जब मैं सराइकी की शायरी पढ़ता हूँ तो अभी अपने आप को इस काबिल नहीं पाता, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं और इसकी जो ठेठ अल्फाज हैं या जो इसकी जो लिंग्विस्टिक है बुनियादी, उससे मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता ज़रूर मुझे सराइकी बोलने में कोई, लेकिन जो एक आम कारी तक पहुंचने के लिए, एक देहात के, एक बस्ती के, एक ऐसे पढ़ने सुनने वाले के लिए जो अल्फाज का चुनाव होना चाहिए, अभी मैं उस लायक अपने आप को समझता नहीं। लिखने को मैं ज़रूर लिख दूँगा, लेकिन ग़ालिबन वो उस मियार का ना हो, इसलिए मैं अभी सराइकी के हवाले से थोड़ा सा दूर हूँ। लेकिन मेरा इरादा है मुस्तकबिल में इस पर काम करने का, ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लिखूँगा कि ज़िंदगी में या मेरे बाद ये ज़रूर कहा जाए कि मेरी कुछ खिदमात सराइकी के लिए हैं। सराइकी बहुत खूबसूरत ज़बान है हमारे वसेब की, और हमारे लिए ये तोहफ़ा है, ऐसा तोहफ़ा है जो हमें कहीं पे भी हम मौजूद हों एक दूसरे के नज़दीक कर देती है दुनिया के किसी भी कोने में। और पंजाबी के हवाले से तो पंजाबी मैंने बिल्कुल लिखा है, पंजाबी क्योंकि मेरी ज़्यादा फ्लुएंसी में थी, मुझे रवानी बहुत अच्छी उसमें रही, तो मैंने उसमें कुछ 3-4 गज़लें लिखी हैं। वो किसी वक्त जब आपसे दोबारा कभी सेशन होगा तो उसमें इंशाल्लाह पंजाबी कलाम भी आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा। जी। अच्छा सर, आपका कलाम पढ़ते हुए बाज़ जगह यूँ महसूस हुआ है कि आपने एक ही मज़मून को गज़ल में समो दिया है, या मुसलसल गज़ल का जिसे हम नाम दे सकते हैं। तो क्या इसकी इज़हार के लिए नज़्म एक बेहतरीन ज़रिया नहीं था? देखें, जो किसी भी मुसलसल गज़ल में जब हम एक मौजू को लेकर चलते हैं तो उसमें शायर के मौजू के ऊपर कमांड का और उसके अलावा फ़न शायरी के ऊपर उसकी जो ग्रिप होती है, उसकी जो दस्तरस होती है, उसका जो उबूर होता है, उसका पता चलता है। नज़्म ऐसा मीडिया है, इसमें कोई शक नहीं कि नज़्म एक मौजू को लेकर चलती है और नज़्म जो है वो उसी मौजू पे किसी मखसूस जगह जाकर इख्तिताम पज़ीर हो जाती है। और उसमें लोगों ने बहुत काम किया है, लेकिन नज़्म, एक तो नज़्म में मेरा बहुत ज़्यादा काम नहीं है, नज़्म में मैंने लिखी हैं लेकिन नज़्म में बहुत ज़्यादा काम नहीं है। मुस्तकबिल में शायद मैं कुछ नज़्मों की तरफ आऊँ, लेकिन अभी मेरे पास नज़्म में क्या काम नहीं है। गज़ल मेरे पास एक मज़बूत मीडिया है, मुझे गज़ल के ज़रिए जो इज़हारिया है उसमें काफ़ी आसानी रहती है, कोई दिक्कत पेश नहीं आती। अच्छा सर, इंटरव्यू के इख्तितामी लम्हात में जी जी मैं आपसे अपनी पसंदीदा गज़ल सुनना पसंद करूँगा कि सर उसका वो है मतलब सीधे सादे लोग थे पहले, घर भी सादा होता था। जी।
बिल्कुल, मैं पेश करता हूँ कि ये भी काफ़ी ज़्यादा जो पब्लिक में लोगों में, क्योंकि आम फ़हम है बिल्कुल तो इसको पसंद किया गया था। और ये एक नॉस्टैल्जिया है, यानी पुराने वक्त की याद। तो वो कुछ हमने जो देखा था वो इसमें बयान किया जी। कि सीधे सादे लोग थे पहले, घर भी सादा होता था। वाह। सीधे सादे लोग थे पहले, घर भी सादा होता था। कमरे कम होते थे और दालान कुशादा होता था। कमरे कम होते थे और दालान कुशादा होता था। देख के वो घर गांव वाले सोग मनाया करते थे। सहन में जो दीवार उठाकर आधा आधा होता था। सहन में जो दीवार उठाकर आधा आधा होता था। और लड़के बाले मीलों पैदल पढ़ने जाया करते थे। लड़के बाले मीलों पैदल पढ़ने जाया करते थे। पास है जो स्कूल वो पहले दूर उफ्तादा होता था। पास है जो स्कूल वो पहले दूर उफ्तादा होता था। और इतनी शर्म तो होती थी आँखों में पहले वक्तों में। इतनी शर्म तो होती थी आँखों में पहले वक्तों में। गली में सर नीचा रखता जो बाहर दादा होता था। गली में सर नीचा रखता जो बाहर दादा होता था। और सोच समझकर होते थे तब साथ निभाने के वादे। सोच समझकर होते थे तब साथ निभाने के वादे। लेकिन जो कर लेते थे वो वादा वादा होता था। लेकिन बहुत नवाजिश सर मुकर्रर ले सोच समझकर होते थे तब साथ निभाने के वादे। लेकिन जो कर लेते थे वो वादा वादा होता था। और शेर देखें कि ख़त में दिल और तीर बनाकर मिन्नत करनी पड़ती थी। ख़त में दिल और तीर बनाकर मिन्नत करनी पड़ती थी। यार बहुत मुश्किल से मिलने पर आमादा होता था। यार बहुत मुश्किल से मिलने पर आमादा होता था। और देख हसन इस मनसब से ले आया इश्क फ़कीरी तक। जिससे पूछा अपने दौर में वो शहज़ादा होता था। जिससे पूछा अपने दौर में वो शहज़ादा होता था। सीधे सादे लोग थे पहले, घर भी सादा होता था। कमरे कम होते थे और दालान कुशादा होता था। वाह सर, बहुत खूबसूरत गज़ल। सर आपने जो हमारा माजी है वो उसकी तहज़ीब, सकाफ़त, अदब व आदाब, रसूम व रिवाज, एक मरतबा आपकी गज़ल सुन के वो सारा मंजरनामा आंखों के सामने गर्दिश करने लगता है। बहुत खूबसूरत गज़ल सर जी, आपका बेहद शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया मोहतरम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इस अफरा तफरी के दौर में हमारे लिए वक्त निकाला और बड़ी खूबसूरत महफ़िल जमी है आपके साथ। इंशाल्लाह सर आपसे फिर भी वक्त लेंगे हम। फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे।